Hello guys, this is Zoologist Eke and I am here to talk about development biology technique, and this is part 2 of my these techniques. And in this I am going to talk about these target function gene related techniques that are CRISPR or Cas9 genome editing, GALF or UAS system and CRELOC system. तो ये जो टेस्टिंग है जीन फंक्शंस की, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट ने कैसे की थी, डिफरेंट मेथड यूज़ किए थे जिसकी वजह से उन्होंने डिफरेंट जीन्स को एलिमिनेट किया था उनके फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। तो यहाँ पे जो ये मेथड्स हैं ये दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है हमारा फॉरवर्ड जेनेटिक्स एंड सेकेंड है हमारा रिवर्स जेनेटिक। फॉरवर्ड जेनेटिक्स में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू क्या किया जाता है, एक्सपोज किया जाता है, डेट केस अनबायस्ड रैंडम म्यूटेशंस एंड रिजल्ट करते हैं वो ऐसा फिनोटाइप्स जिसको हम स्क्रीन कर सकते हैं फॉर डेट पर्टिकुलर म्यूटेशन और जो उसकी डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। तो जो इंडिविजुअल म्यूटेशंस हैं वो मेंटेन होती है आइदर एज होम, हमें पता है या तो वो होमोजाइगोट्स में या फिर वो एज ए हेटेरोजाइगोट्स की फॉर्म में म्यूटेशंस क्या होती हैं, अफेक्ट होती हैं। अगर म्यूटेशन अफेक्ट कर रही है सर्वाइवल को, ठीक है, जो आइडेंटिटी है म्यूटेटेड म्यूटेटेड लोकस की, वो कैसे डिटरमाइन की जाती है, जब हम उसके फिनोटाइप को एनालाइज करते हैं तभी हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे फॉरवर्ड जो जेनेसिस का जो यूज़ किया गया था वो डिफरेंट म्यूटेशन को स्टडी करने के लिए किया गया था ड्रोसोफिला में और जेब्राफिश में, ठीक है। ये जो स्क्रीनिंग है इसकी वजह से जो साइंटिस्ट हैं वो आइडेंटिफाई कर पाए थे क्या फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट टाइप्स के जीन्स के और उनके पाथवे को आइडेंटिफाई कर पाए थे जो इन्वॉल्व होते हैं डेवलपमेंट में और डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ की फॉर्मेशंस में। तो ये फॉरवर्ड जेनेटिक्स यूज़ की जाती है। सेकेंड हो गया रिवर्स जेनेटिक्स। रिवर्स जेनेटिक्स में क्या होता है, जीन्स को, जिस जीन को हम मैनिपुलेट करना चाहते हैं या जो जीन जिसका फंक्शन हमें पता होता है या फॉर बोलो कि भाई हम किसी मतलब वी वांट टू मैनिपुलेट सम जीन, तो हम उसको नॉक डाउन कर लेते हैं, नॉक आउट कर लेते हैं उसके एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो हम ये एक्सप्रेशन और नॉकडाउन कैसे करते हैं, यूज़ करते हैं हम आरएनए इंटरफेरेंस या फिर मोर्फोलिनो स्पेसिफिक फॉर डेट पर्टिकुलर जीन। जो मोर्फोलिनो होता है वो उस पर्टिकुलर जीन के स्पेसिफिक होता है। तो इसमें क्या होता है, वो अपने इसमें जो mRNA है उसको टारगेट किया जाता है डिग्रेडेशन के लिए, हमें पता है आरएनए इंटरफेरेंस में ऐसा होता है, एंड ब्लॉक किए जाते हैं उसकी स्प्लाइसिंग में क्या होता है, हमारे जो नॉन कोडिंग पार्ट है वो रिमूव किया जाता है, तो उसकी स्प्लाइसिंग को यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है और ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो जो ये टूल है जो हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक आरएनए इंटरफेरेंस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं या फिर हम यूज़ कर रहे हैं मोर्फोलिनो, तो ये दोनों ही जो टूल्स हैं हमारे ये इनहिबिट करते हैं जीन के फंक्शन को, बट नॉट ऑलवेज कम्प्लीटली नहीं करते, क्योंकि लिमिटेड पीरियड के टाइम पे ही ये इनकी कंसंट्रेशन हाई रह पाती है, उसके बाद ये डाइल्यूट हो जाते हैं और डिग्रेड हो जाते हैं। इसलिए रिसर्चर्स यहाँ पे इस मेथड का फ़ायदा उठा सकती है, वो डिफरेंट टाइप्स की अमाउंट यूज़ कर सकती है आरएनए इंटरफेरेंस की और मोर्फोलिनोज की, और ताकि मतलब अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पॉन्स, क्या वो रिस्पॉन्स चाहते हैं उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग वो कंसंट्रेशन और यहाँ पे अमाउंट को मॉडिफाई कर सकते हैं आरएनए इंटरफेरेंस के और मोर्फोलिनोज की। जो टारगेटेड जीन नॉकआउट्स हैं जो बेसिकली रिवर्स जेनेटिक्स में किया जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाता है फंक्शन किसी टारगेटेड जीन का। जो एलिमिनेशन है वो इफेक्टिवली किस में किया जाता है, माउस में पढ़ते हैं, माउस नॉकआउट जो म्यूटेशंस हैं उनको बेसिकली, जहाँ पे रिसर्चर्स एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का यूज़ करते हैं इंजर्ट करने के लिए डीएनए कंस्ट्रक्ट को, जिसको क्या बोला जाता है, नियोमाइसिन कैसेट्स बोला जाता है, और इन कैसेट को एक स्पेसिफिक जीन में ऐड किया जाता है होमोलोगस रिकम्बिनेशन के थ्रू, और जो ये इंजर्शन है बोथ म्यूटेट्स द जीन एंड प्रोवाइड एन एंटीबायोटिक सिलेक्शन मैकेनिज्म, ताकि हम म्यूटेटेड सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकें। फिर इन सेल्स को इंजेक्ट करवाया जाता है ब्लास्टोसिस्ट में, जहाँ पे ये काइमेरिक माइस को डेवलप करती हैं
विच ओनली सम ऑफ द सेल्स कैरी द म्यूटेशंस। ये माइस फिर ब्रेड करवाए जाते हैं ताकि हम होमोजाइगस म्यूटेंट माइस को ऑब्टेन कर सकें जिसमें कंप्लीटली लॉस हो टारगेट जीन का फंक्शन, और हम आइडेंटिफाई कर सकें कि भाई ये जीन हमने नॉकआउट किया था तो ये डिफेक्ट हमारे फिनोटाइप में ऑब्टेन हुआ था, इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर जीन इस फिनोटाइप को कोड कर रहा है, इस ट्रेट को कोड कर रहा है। सबसे पहले हमारी इसमें जो टेस्टिंग होती है जीन फंक्शन की, उसमें हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो क्रिस्पर है, Cas9 जीनोम एडिटिंग है। ये जो टेक्निक है ये एडिटिंग फास्टर करती है और लेस एक्सपेंसिव होती है, इसलिए हम इसको ई कोलाई से लेके प्राइमेट्स तक में हम जीनोम एडिटिंग में इसको यूज़ करते हैं। ये टेक्निक जो है एक सिस्टम यूज़ करती है जो नेचुरली किस में होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है ना, और जो प्रोकैरियोट्स हैं वो इस सिस्टम का यूज़ करते हैं वायरस से के अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म में। प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं, क्रिस्पर होते हैं। क्रिस्पर स्टैंड फॉर क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्या, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ये स्ट्रेच होता है डीएनए का जिसमें शॉर्ट रीजन्स होते हैं, जो रीजन्स जब ट्रांसक्राइब किए जाते हैं आरएनए में, ये जो इस सीक्वेंस में जो रीजन्स हैं डीएनए के जो ट्रांसक्राइब किए जाते हैं आरएनए में, तो वो क्या बनाते हैं, गाइड आरएनए बनाते हैं, या फिर बोले तो शॉर्ट गाइड आरएनए बनाते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं वायरल डीएनए के सेगमेंट को। आरएनए बाइंड हो जाता है एक एंडोन्यूक्लियस से, ये जो आरएनए है वो बाइंड हो जाता है एक एंडोन्यूक्लियस से, और ये एंडोन्यूक्लियस होता है Cas9 जिसको बोला जाता है क्रिस्पर एसोसिएटेड एंजाइम 9। क्रिस्पर, Cas स्टैंड फॉर क्रिस्पर, A स्टैंड फॉर एसोसिएटेड, S स्टैंड फॉर AS स्टैंड फॉर एसोसिएटेड, क्रिस्पर एसोसिएटेड एंजाइम 9। जब जो ये हमारा sgRNA है, डेट इज शॉर्ट गाइड आरएनए, वो बाइंड करता है किसी भी वायरल डीएनए से, जो भी फेज या वायरस एंटर करती है बैक्टीरिया में, उसमें जब ये उससे बाइंड करता है तो जो आरएनए है वो Cas9 को अपने साथ लेके आता है, क्योंकि ये क्रिस्पर एसोसिएटेड एंजाइम 9 है, जो क्या करता है एक डबल स्ट्रैंड ब्रेक करता है फॉरेन डीएनए में जो भी इन्फेक्ट कर रहा है बैक्टीरिया की सेल को, और जिसकी वजह से जो वायरस है वो डिसेबल हो जाता है। तो जो रिसर्चर्स थे उन्होंने वो सोच में पड़ गए कि क्या ये जो sgRNA है, जो शॉर्ट गाइड आरएनएज है, ये रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक वायरल सीक्वेंस को। इट कुड बी इंजीनियर टू रिकॉग्नाइज एनी जीन। क्या ये रिकॉग्नाइज कर सकता है, हम इसको इंजीनियरिंग करके या भाई इंजीनियर्ड करके ऐसा कैपेबल बना सकते हैं कि भी किसी भी जीन को रिकॉग्नाइज कर सकें। कुड वी क्रिएट ए क्रिस्पर Cas9 यूनिट दैट कुड टारगेट एनी जीन इन एनी स्पीसीज एंड डिसेबल इट। तो ये चीज़ जब साइंटिस्ट के माइंड में आई तो इन 2012 रिसर्चर्स डेमोन्स्ट्रेटेड दैट आंसर टू दिस क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, कि हम भाई क्रिस्पर को यूज़ कर सकते हैं या नहीं किसी भी जीन को टारगेट करने के लिए किसी भी स्पीसीज में, या फिर उस जीन के जो हमारा mRNA है उसको डिसेबल करने के लिए। तो क्या किया गया 2012 में, जो क्रिस्पर के जो sgRNAs हैं, sgRNAs मतलब शॉर्ट गाइड आरएनएज जो स्पेसिफिक थे एक जीन के लिए, वो इंट्रोड्यूस करवाए गए सेल्स में अलोंग विद Cas9, जैसे कि सेल में शो किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जो Cas9 प्रोटीन है वो यहाँ पे गाइड किया जा रहा है क्रिस्पर के थ्रू टू द जीन ऑफ इंटरेस्ट, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, एक डबल स्ट्रैंड ब्रेक क्रिएट हो रहा है डीएनए में, और इस टेक्निक को हम डिफरेंट म्यूटेशंस को क्रिएट करने में यूज़ कर सकते हैं। सेल्स होती हैं कुछ जो नेचुरली ट्राई करती हैं रिपेयर करने के लिए डबल स्ट्रैंड ब्रेक थ्रू ए प्रोसेस नोन एज NHEJ, जो हम रिकम्बिनेशन में पढ़ते हैं। बेसिकली ये क्या होती है, हमारी नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग। तो इसका यूज़ करती हैं बहुत सारी सेल्स, हमारी यूकैरियोटिक सेल्स में भी ऐसा होता है कि हम नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग मेथड का यूज़ करते हैं। ये बेसिकली हम उसमें पढ़ते हैं जब हमारा इम्यूनोग्लोबिन्स में रिकम्बिनेशन होता है, तो वहाँ पे हमारे डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स को रिपेयर किया जाता है इन एन एफर्ट टू रिकनेक्ट द DNA रैपिडली एंड अवॉइड
स्पेसिफिक डीएनए डैमेज। बट क्या होता है, जो NHEJ है और नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग है, ये इम्परफेक्ट होती है अपने रिपेयर में, जिसकी वजह से कुछ इंजर्शन और डिलीशन हो जाती है किसी पर्टिकुलर डीएनए बेसिस की और नाइट्रोजनस बेसिस में। तो ये कुछ एरर क्रिएट करती है। वेदर इन एरर्स को क्या बोलते हैं, इंडेल्स बोलते हैं, इंडेल्स बोलते हैं। जो वेदर द इंडेल इज एन इंजर्शन और डिलीशन, देर इज ए सिग्निफिकेंट चांस दैट इट विल केज ए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इन द जीन, जिसकी वजह से क्या आ जाएगी, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आ जाएगी, फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। मतलब मान लें CCA है और यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो हमारा नाइट्रोजन बेस है ये हट गया, तो हमारा फ्रेम आगे शिफ्ट हो जाएगा, CCA में हो जाएगा, या फिर यहाँ पे CCG प्रेजेंट होगा तो वो शिफ्ट हो जाएगा। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन करते हैं जीन में, जिसकी वजह से प्री मैच्योर स्टॉप कोडोन क्रिएट होता है उस म्यूटेशन के डाउनस्ट्रीम में। मान लो यहाँ पे एक कोडोन प्रेजेंट है AGG और फिर ATC और फिर यहाँ पे है हमारा स्टॉप कोडोन। तो ये मान ले ये हमारा म्यूटेशंस के थ्रू डिलीट हो गया, तो ये हमारा आगे बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कई बार क्या होती है कि एक स्टॉप कोडोन यहाँ पे डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो वो क्या करता है, लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ जीन म्यूटेशन करता है क्रिएट। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये इंडेल क्रिएट करा है। इंडेल का मतलब डिलीशन या फिर इंजर्शन म्यूटेशन, इसकी वजह से फ्रेम शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से प्री मैच्योर स्टॉप कोडोन हमारा फॉर्म हो रहा है। तो क्या होता है, क्रिस्पर और Cas9 सिस्टम जो है वो सक्सेसफुली डिफरेंट स्पीसीज में यूज़ किया गया, लाइक ड्रोसोफिला में, जेब्रा फिश में और माउस में, विद सम म्यूटेशन, जिसमें म्यूटेशन रेट एक्सीड कर गया था कितना, 80%, जब इनमें ये जो टेक्निक है वो यूज़ करेगी। तो रिसर्चर्स ने ये किया, बोला कि जो क्रिस्पर है वो फर्दर भी यूज़ किया जा सकता है मल्टीपल किसमें, मल्टीपल sgRNA में, जो कि हमारा क्या है, शॉर्ट गाइड RNA, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट जीन्स को एक साथ टारगेट करने के लिए, जिसकी वजह से हमें डबल ट्रिपल नॉकआउट मिल सकते हैं होम, और एक साथ हम डिफरेंट जीन के फंक्शन को स्टडी कर सकते हैं। इन एडिशन जो सिस्टम है वो यूज़ करा जा सकता है जीनोम को एडिट करने के लिए बाय शॉर्ट DNA फ्रेगमेंट्स विद क्रिस्पर और Cas9। दीज DNA पीसेस आर इंजीनियर टू हैव सीक्वेंस होमोलॉजी। ये जो DNA सीक्वेंस हैं ये इंजीनियर किए जाएंगे टू हैव सीक्वेंस होमोलॉजी ऑन देयर 5' और 3' एंड, ताकि इंकरेज किया जा सके होमोलोगस रिकम्बिनेशन बाय फ्लैकिंग द डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक। तो होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर इसमें यूज़ किया जाएगा। ये जो डायरेक्टेड होमोलॉजी रिपेयर है वो टेस्ट किया गया to repair location of novel human mutations, and it has potential for treating numerous genetic disease such as muscular डिस्ट्रोफी, जिसमें हम DNA फ्रेगमेंट एक फॉर्म करते हैं जिसमें होमोलॉजी होती है उस पर्टिकुलर DNA के लिए, और फिर हम उसको डायरेक्टेड होमोलॉजी रिपेयर के थ्रू यूज़ करते हैं डिफरेंट म्यूटेशंस को ट्रीट करने के लिए। तो ये हमारा एक पोटेंशियल ट्रीटमेंट उभर के आई जिसमें मस्कुलर डिस्ट्रोफी की को इसने ट्रीट कर दिया। फाइनली रिसेंट डेवलपमेंट क्या है हमारी, जिसमें हमने यूज़ किया है डीएक्टिवेटेड Cas9 प्रोटीन, जिसमें न्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है। हमें पता है कि Cas9 एक एंजाइम है तो वो जो कट कर देता है, तो एक डीएक्टिवेटेड फॉर्म में Cas9 यूज़ किया गया है, जिसमें उस Cas9 को हमने डीएक्टिवेट किया है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होगी है उसकी इनहिबिट होगी है। और ये हमने एक्सप्लोर किया है टू डिलीवर ए कार्गो फ्यूज टू दिस डेड Cas9। तो ये जो एक्टिविटी है वो हमने यूज़ की है टू एक्सप्लोर कि क्या ये डिलीवर कर सकता है कुछ कार्गो मॉलिक्यूल्स को भी, जब हम फ्यूज़ करवाते हैं एक डेड और इनएक्टिव Cas9 को बिना DNA सीक्वेंस को ब्रेक करें। तो जो यहाँ पे हमारी ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन है वो GFP वो फ्यूज़ करवाया गया Cas9 के साथ, जो कि डेड था और इनएक्टिव था, जिसकी वजह से एक हम विजुअलाइज कर सके क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर को लाइव सेल्स में। जो CRISPR-9 है वो रैपिडली प्रूव हो गया एक रिमार्केबल वर्सेटाइल मेथड जो यूज़ किया जा सकता है जीनोम एडिटिंग के लिए फॉर रिसर्च पर्पस एंड थेरेपेटिक ऑब्जेक्टिव। क्यों थेरेपेटिक ऑब्जेक्टिव? क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रोफी में ये हम होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर
में के थ्रू हमने इसको यूज़ किया था टू आइडेंटिफाई कि ये कुछ म्यूटेशंस को ट्रीट कर सकता है या नहीं। तो ये एक पोटेंशियल टेक्निक के फॉर्म में उभर के आया। वन ऑफ द इमीडिएट बेनिफिट इज दैट CRISPR-Cas9 appear to successful in all organisms. This universal utility has the potential to start a new frontier for functional gene analysis in species in which genetic approach have been creating some ऑब्स्टिकल। तो हम इसका डिफरेंट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी GAL4 UAS सिस्टम। ये टेक्निक यूज़ की गई थी एक्टिवेट करने के लिए रेगुलेटरी जीन फॉर एग्जांपल PAX6 जो हमारी आई डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करती है ड्रोसोफिला के केस में। तो ड्रोसोफिला की एम्ब्रियो यहाँ पे यूज़ की थी हेल्डर, जो हमारे बायोलॉजिस्ट थे हेल्डर थे, जो उन्होंने क्या किया था, एक जीन प्लेस किया था जो इनकोड करता है ईस्ट GAL4 को, गैलेक्टोज 4 ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर प्रोटीन को। उन्होंने इस जीन को यहाँ प्लेस किया था डाउनस्ट्रीम फ्रॉम एन एनहेंसर्स के डाउनस्ट्रीम में उन्होंने प्लेस किया था GAL4 ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर प्रोटीन। और उस एनहेंसर के डाउनस्ट्रीम में क्या था, जो एनहेंसर जाना जाता है कि उसका फंक्शन होता है लेबियल इमेजिनल डिस्क में। मतलब कि वो ड्रोसोफिला के लार्वा में जो एक्टिवेट होता है और वो एडल्ट का माउथ पार्ट्स की फॉर्मेशन करता है। तो उस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है एनहेंसर, उसके डाउनस्ट्रीम में यहाँ पे GAL4 ट्रांसक्रिप्शनल जो एक्टिवेटर प्रोटीन है वो यहाँ पे प्लेस किया था हेल्डर ने। जो जीन है GAL4 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, वो कहाँ पे प्लेस किया गया, नेक्स्ट टू एन एनहेंसर फॉर जीन जो एक्सप्रेस होता है नॉर्मली किसमें, डेवलपिंग जोस में। तो जो GAL4 है वो एक्सप्रेस होना चाहिए था किसमें, जो टिश्यू में। मतलब क्या है कि स्पेसिफिक इमेजिनल डिस्क एनहेंसर सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट है, जो बाद में क्या फॉर्म करता है, ड्रोसोफिला में माउथ पार्ट फॉर्म करता है। तो गाल के डाउनस्ट्रीम में प्रोड्यूस किया गया। तो बेसिकली होना क्या चाहिए कि उसको वही पार्ट फॉर्म करने चाहिए, बट हेल्डर एंड जो कलीग है उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया यहाँ पे एक सेकंड ट्रांसजेनिक फ्लाई यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की, जिसमें उन्होंने प्लेस किया एक सर्कुलर डीएनए फॉर ड्रोसोफिला PAX6 रेगुलेटरी जीन। और ये जो जीन उन्होंने प्लेस किया वो डाउनस्ट्रीम में प्लेस किया फ्रॉम ए सीक्वेंस जो क्या कंपोस्ट करता था, 5 GAL4 बाइंडिंग साइट। क्या 5 GAL4 बाइंडिंग साइट कंसिस्ट करता था। उस जीन के डाउनस्ट्रीम में उन्होंने एक PAX6 रेगुलेटरी सर्कुलर डीएनए उन्होंने प्लेस किया। तो जो GAL4 प्रोटीन है वो केवल वहीं पे बनना चाहिए इन ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल जो क्या फॉर्म करती हैं, जो फॉर्म करती हैं। एंड व्हेन दैट प्रोटीन इज मेड इट शुड केस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ PAX6 इन दूस पर्टिकुलर सेल्स। और जब वो प्रोटीन बन जाता है तो उसने ट्रांसक्रिप्शन करना चाहिए PAX6 का, है ना, क्योंकि वो एनहेंसर है। बट फ्लाइज में क्या हुआ, उन फ्लाइज में जिसमें PAX6 एक्सप्रेस्ड होता था इन द इंसिपिड इन जो सेल्स, पार्ट ऑफ द जो गेव राइज टू आइज। उन्होंने क्या फॉर्म कर दी, आइज फॉर्म कर दी। जहाँ पे जो फॉर्म होना था वहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, आई फॉर्म होगी। तो क्या है, जो टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन ऑफ PAX6 सर्कुलर डीएनए का वो एक नए प्लेस में हुआ, उस प्लेस में जहाँ पे जो फॉर्म होना था वहाँ पे PAX6 एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, तो जो ड्रोसोफिलाइड फ्रॉग्स हैं बट नॉट इन माइस, जो PAX6 है वो क्या करता है, टर्न करता है सेवरल डेवलपिंग टिश्यूज को किसमें, आइज में। इट अपीयर्स दैट इन ड्रोसोफिला PAX6 इज नॉट ओनली एक्टिवेट दूज जीन्स दैट आर नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ आई बट आल्सो रिप्रेस दूज जीन दैट आर यूज टू कंस्ट्रक्ट अदर ऑर्गन्स। तो ये टारगेटेड एक्सप्रेशन को स्टडी किया गया था GAL4 UAS सिस्टम का यूज करके ड्रोसोफिला में। है हमारी जो क्रीलॉक्स सिस्टम है, क्रीलॉक्स सिस्टम यूज़ किया जाता है और क्रीलॉक्स रिकम्बिनेशन का एक मेथड होता है और इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है कंडीशनल म्यूटाजेनेसिस क्रिएट करने के लिए, जिसके थ्रू जो जीन म्यूटेशन है वो जनरेट की जाती है स्पेसिफिक सेल्स में उस पर्टिकुलर जीन के फंक्शन को स्टडी करने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल यूज़ है इस टेक्निक का, जिसमें एनहेंसर्स का यूज़ किया जाता है। हमें पता है कि जो एनहेंसर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं कंडीशनल एलिमिनेशन करने के लिए। कंडीशनल एलिमिनेशन किसका, एक पर्टिकुलर जीन का, जीन के एक्सप्रेशन का। मान लो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है HNF
HNF4 HNF4 ये एक्सप्रेस होता है लीवर सेल्स में एक्सप्रेस होता है, बट आल्सो एक्सप्रेस्ड प्रियर टू लीवर फॉर्मेशन इन द विस्करल एंडोडर्म ऑफ द योक सैक। मतलब योक सैक में विस्करल एंडोडर्म में भी लीवर फॉर्म होने से पहले भी ये विस्करल एंडोडर्म में एक्सप्रेस होता है। अगर ये जीन डिलीट कर दिया जाए माउस की एम्ब्रियो से, तो जो एम्ब्रियो है वो डाई हो जाएगी लीवर फॉर्म होने से पहले ही। सो इफ़ यू वांट टू स्टडी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एलिमिनेटिंग दिस जीन फंक्शन इन द लीवर, यू वुड नीड टू क्रिएट ए म्यूटेशन दैट वुड बी कंडीशनल। तो वो म्यूटेशन कंडीशनल होनी चाहिए। कंडीशनल का मतलब ये है कि यू वुड नीड ए म्यूटेशन दैट वुड अपीयर ओनली इन द लीवर। अगर वो लीवर से पहले आपने क्रिएट कर दी तो ऑलरेडी हमारी एम्ब्रियो डेड हो जाएगी और हम उस म्यूटेशन को स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशनल म्यूटेशन को क्रिएट करने के लिए पारविज, एक साइंटिस्ट हैं पारविज, उन्होंने क्या किया, एक टेक्निक यहाँ पे डेवलप की जिसको साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेज टेक्नोलॉजी बोला जाता है। वो क्या है, क्रीलॉक्स सिस्टम उन्होंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कंडीशनल म्यूटाजेनेसिस को डेवलप करने के लिए। तो जो क्रीलॉक्स जो सिस्टम है वो यूज़ करता है होमोलोगस रिकम्बिनेशन टू प्लेस टू रिकम्बिनेज रिकॉग्नाइजेशन साइट। ये क्या क्रिएट करता है, दो रिकम्बिनेज टू दो मतलब टू रिकम्बिनेज रिकॉग्निशन साइट क्रिएट करता है। रिकॉग्निशन साइट डेट इज LOXP सीक्वेंस क्रिएट करता है विद इन द जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या यूज करता है ये, LOXP बाइंडिंग साइट फॉर रिकम्बिनेज, ठीक है, विद इन द जीन ऑफ इंटरेस्ट, यूजफुली फ्लैंकिंग इंपॉर्टेंट एक्सोन्स, जो इंपॉर्टेंट एक्सोन्स को फ्लैंक करती है, मतलब जो इंपॉर्टेंट एक्सोन्स है उनके साइड में प्रेजेंट होती है। सच ए जीन सेड टू बी फ्लोक्स्ड, ऐसे जीन को क्या बोला जाता है, फ्लोक्स्ड एलील और फ्लोक्स्ड जीन बोला जाता है, ठीक है। और क्या बोला जाता है, LOXP फ्लैंक्ड भी बोला जाता है ऐसे जीन्स को। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग कल्चर्ड माउस एम्ब्रोनिक स्टेम सेल्स, एम्ब्रोनिक स्टेम सेल्स का यूज़ किया गया था। किसने यूज़ किया था, पारविज ने यूज़ किया था टू प्लेस टू LOXP सीक्वेंस अराउंड द सेकेंड एक्सोन ऑफ द माउस, सेकेंड एक्सोन ऑफ द माउस। और ये किसके एक्सोन थे, HNF4 अल्फा जीन के, ये जो mRNA था और उसके एक्सोन्स थे, ठीक है। ये जो स्टेम सेल्स थी ये यूज़ की गई जनरेट करने के लिए माइस दैट हैड दिस फ्लोक्स्ड एलील, जिसमें क्या होंगी, फ्लोक्स्ड एलील्स होंगी। फिर एक सेकेंड स्ट्रेन यूज़ किया गया माउस का दैट हैड ए जीन इनकोडिंग बैक्टीरियोफेज दैट इनकोड ए दैट इनकोडिंग बैक्टीरियोफेज रिकम्बिनेज, जो किसको इनकोड करता था, बैक्टीरियोफेज के क्री रिकम्बिनेज को। ये एक एंजाइम है जो रिकॉग्नाइज करता है LOXP को। किसको रिकॉग्नाइज करता है, LOXP को रिकॉग्नाइज करता है ये एंजाइम, ठीक है। ये अटैच करवाया गया प्रमोटर पे, अटैच टू द प्रमोटर पे अटैच करवाया गया, एक एल्ब्यूमिन जीन के प्रमोटर पे अटैच करवाया गया, जो एक्सप्रेस्ड होता है वेरी अर्ली इन द लीवर सेल्स, ठीक है। वो बहुत ही अर्ली एक्सप्रेस होता है किसमें, लीवर सेल्स में, वेरी अर्ली इन द लीवर सेल्स, ठीक है। तो डेवलपिंग जो माउस की डेवलपमेंट जब होती है तो ये जो क्री रिकम्बिनेज है ये केवल और केवल किस में फॉर्म होता है, क्री रिकम्बिनेज केवल लीवर सेल्स में फॉर्म होता है। किस में फॉर्म होता है, लीवर सेल्स में ही फॉर्म होता है ये क्री रिकम्बिनेज, ठीक है। तो जो दो स्ट्रेन है माइस के, जब उनको क्रॉस करवाया जाता है, सम ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग कैरिड बोथ एडिशंस, दोनों ही एडिशन को कैरी करते हैं। जब दोनों को क्या करवाया जाता है, यहाँ पे वो करवाया जाता है, दोनों को यहाँ पे क्रॉस करवाया जाता है। इन दिस डबल मार्क्ड माइस क्री रिकम्बिनेज मेड ओनली इन द रिवर सेल बाउंड टू इट्स रिकॉग्नाइजेशन साइट द LOXP सीक्वेंस, उसकी रिकॉग्नाइजेशन साइट क्या है, LOXP सीक्वेंस, वो उससे बाइंड हो जाता है। एंड फ्लैकिंग द सेकेंड एक्सोन ऑफ HN, फ्लैग करता है सेकेंड सीक्वेंस किसका, HNF अल्फा जीन का, ठीक है।
देन एक्टेड एज ए रिकम्बिनेज की तरह एक्ट करता है, और सेकंड जो एक्सोन है उसको यहाँ पे डिलीट कर देता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं एक्सोन 1 है और एक्सोन 3 है, नोट एक्सोन 2, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, एक्सोन सेकंड जो है वो क्या कर दिया गया है, यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से डीएनए जो इनकोड करेगा वो क्या इनकोड करेगा, एक नॉन फंक्शनल प्रोटीन इनकोड करेगा, क्योंकि इसमें जो सेकंड एक्सोन है उसका क्रिटिकल फंक्शन होता है एचएनएफ जीन में, बट वो यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एचएनएफ अल्फा जीन क्या हो गया, नॉकड आउट हो गया, किसमें, ओनली इन लीवर सेल्स में। तो जो क्री-लॉक सिस्टम है वो अलो करता है फॉर कंट्रोल ओवर द स्पेशल एंड टेम्पोरल पैटर्न ऑफ ए जीन नॉकआउट एंड जीन मिस एक्सप्रेशन। जीन का नॉकआउट जो हो रहा है और जीन का मिस एक्सप्रेशन हो रहा है उसमें ये स्पेशल और टेम्पोरल दोनों ही कंट्रोल करता है, दोनों ही पैटर्न को ये कंट्रोल करता है। तो रिसर्चर्स ने क्या किया, यहाँ पे इंसर्ट किया स्टॉप कोडोन जो फ्लैंक कर रहा था विद LOXP बाइंडिंग साइट को। जो यहाँ पे वॉयलेट कलर में शो की गई हैं वो क्या है, यहाँ पे वो है हमारी LOXP बाइंडिंग साइट। तो रिसर्चर्स ने इंजर्ट किया एक स्टॉप कोडोन जो इन दोनों के क्या था, इन दोनों को फ्लैंक करता है। ये जो वॉयलेट कलर में LOXP साइट शो की है, इन दोनों को फ्लैंक करने वाला यहाँ पे स्टॉप कोडोन क्या किया गया, वो इंसर्ट किया गया टू प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ गिवन जीन, जब तक स्टॉप कोडोन रिमूव नहीं किया गया, किसके थ्रू, क्री रिकम्बिनेज के थ्रू। तो जो क्री रिकम्बिनेज एक्सप्रेशन है वो कंट्रोल किया जाता है विद ग्रेटर टेम्पोरल कंट्रोल थ्रू द यूज ऑफ एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट, एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट। और ये एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट जो टेम्पोरल कंट्रोल करता है किसका, क्री रिकम्बिनेज का, ये सेंसिटिव होता है एक यहाँ पे एंटीबायोटिक्स के थ्रू जो क्या है, टैमोक्सिफेन ये कंट्रोल करता है और अलो करता है रिसर्चर्स को टू इंट्रोड्यूस जीन फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन सच एज रिपोर्टर प्रोटीन लाइक GFP जो इनएक्टिव स्टेट में रखा जाता है जब तक ट्रीटमेंट नहीं हो जाती टैमोक्सिफेन के थ्रू, क्योंकि ये इनहिबिट जो सेंसिटिव होता है क्री रिकम्बिनेज इस टैमोक्सिफेन के अगेंस्ट। तो यहाँ पे क्या किया गया है, जो माइस है आर मेड वेयर इन वाइल्ड टाइप एलील जो कोड कर रही है यहाँ पे किसको, HNF4 अल्फा को, उस ट्रांसक्रिप्ट वो रिप्लेस करेगी एक एलील के थ्रू जिसमें सेकंड एक्सोन जो है वो फ्लैंक किया गया LOXP बाइंडिंग साइट के थ्रू, है ना। और LOXP किसके थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाता है, क्री रिकम्बिनेज के थ्रू। तो ये जो माइस थे ये मेट करवाए गए विद माइस हैविंग द जीन फॉर क्री रिकम्बिनेज। उसके साथ जब ये मेट करवाए गए तो क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया ऑनटू ए प्रमोटर दैट इज एक्टिवेटेड ओनली इन पर्टिकुलर सेल्स, और वो किसमें, लीवर सेल्स में ही एक्सप्रेस होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो प्रमोटर था एल्ब्यूमिन जीन का वो फंक्शन करता है अर्ली सेल्स में। ठीक है, अर्ली सेल्स में लीवर डेवलपमेंट की। माइस में क्या होता है, ये जो अल्टर्ड एलील्स हैं क्री रिकम्बिनेज वाली और जो फंक्शन जिसमें हमारा ये है LOXP जो है वो इंजर्ट किया गया है, ये क्या करती है, क्री रिकम्बिनेज केवल उसी सेल्स में बनाती हैं जहाँ पे प्रमोटर एक्टिवेटेड होता है। ठीक है, मतलब जो सेल्स एल्ब्यूमिन सिंथेसाइज करती हैं बस उसी में ये बनाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो क्री रिकम्बिनेज है वो LOXP से जाके बाइंड हो जाता है क्योंकि वो एक्टिवेट है, और ये जो LOXP है ये फ्लैंक कर रहा है किसको, एक्सोन 2 को, जिसकी वजह से एक्सोन रिमूव कर दिया जाता है। तो इन सेल्स में जो हमारा HNF4 अल्फा जीन है वो म्यूटेट हो जाता है और फंक्शनल नहीं होता, वो अपना फंक्शन खो देता है। तो यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे म्यूटेशन क्रिएट की गई है HNF4 अल्फा जीन में वो कंडीशनल म्यूटेशन है जो किसके थ्रू की गई है, क्री रिकम्बिनेज के थ्रू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सोन 2 जो है उसके साइड में यहाँ पे LOXP साइट इंजर्ट करवाई गई है, जिसकी वजह से क्री रिकम्बिनेज उसी साइट पे बाइंड हो रहा है, जिसकी वजह से एक्सोन 2 रिमूव हो रहा है और फिर ये हमारा नॉन फंक्शनल हो रहा है। तो ये कंडीशनल म्यूटेशन जनरेट करवाई गई है और ये करवाई गई थी हमारे पारवेज के थ्रू, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि क्री-लॉक सिस्टम को हम यूज़ कर सकते हैं टू स्टडी द फिनोटाइप इफेक्ट ऑफ ए जीन बाय क्रिएटिंग कंडीशनल म्यूटेजेनेसिस।